दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका बीपीएससी का असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है होने वाला है आज। जैसे आपको पता है कि 67th बीपीएससी का दोस्तों एग्ज़ाम का डेट निकल गया है, 30 अप्रैल दिया हुआ है। और ये भी बताया गया है कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है उससे पहले हो जाएगा। तो समझिए कि अप्रैल में नहीं तो मई के आसपास तो हो ही जाएगा आपका ये एग्ज़ाम दोस्तों। तो आपके पास समय है अभी पर्याप्त, आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 तो आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ है, और अभी तक बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि जनरल स्टडीज़ में क्या हमें सिर्फ करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आएगा या कुछ और क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि आप सिलेबस जैसे ही ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें क्या लिखा हुआ है, द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट तो है ही, एंड साथ साथ लिखा हुआ है एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट। मतलब जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड है, दैनिक प्रक्षेपण से संबंधित विषयों, जो दैनिक मतलब रिलेटेड है विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं रहेगा, जो बीपीएससी का ट्रेंड चलता है और एग्ज़ाम सब में, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो दोस्तों, वो क्या सभी से क्वेश्चन पूछती है। चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आप जानते हैं सबसे पूछता है, मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे विचार से तो सभी से क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पर जो कुछ हो न हो दोस्तों, ये तो एकदम तय है कि करंट अफेयर से तो आएगा। तो करंट अफेयर को तो आपको 100% मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो अच्छा क्वेश्चन हाल फिलहाल में घटना हुई दोस्तों, मैं अपने नोट से आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। ये मेरा नोट्स का क्वेश्चन है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का है दोस्तों, ज़्यादा पुराना नहीं है क्वेश्चन, हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो शुरुआत का क्वेश्चन है ये पुरस्कार से क्वेश्चन आता ही है, 100% क्वेश्चन आते हैं, एक न एक क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या आगे कोई और एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जो भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम को देंगे दोस्तों, बाहर का एग्जाम को, तो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आता ही है। तो उसी के लिए हम मतलब एक मेरी छोटी सी पहल है, देखते हैं अगर बच्चे इसको प्यार देंगे तो हम और जारी करेंगे इसको, नहीं तो मेरा जो पेपर 2 का चल रहा है बस उसी का हम प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम आपसे सामने डिस्कस कर रहे हैं, निहायत ही इंपॉर्टेंट है, 100% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आएगा, एक न एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें से आएगा। फिर भी करंट अफेयर्स का जानकारी होना चाहिए, कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखें दोस्तों, 23 जनवरी 2022 इसी महीना का है, पिछले महीना का 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। देखिए सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, तो उस समय मतलब बड़ी जोर से पूरे भारत में लगभग सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और 2-3 साल से तो इसमें एक प्रकार के समझिए कि बहुत उछाल आ गया है पराक्रम दिवस पर। तो उसी दिन 23 जनवरी को ही मतलब सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है। 2 श्रेणी में दोस्तों, 2 श्रेणी में ध्यान रखिएगा। पहला श्रेणी है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत श्रेणी पर। 2 श्रेणी में दिया जाता है, दोनों का नाम ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई में, क्वेश्चन हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है वहाँ के एग्जाम में, पिछले साल भी पूछा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में दोनों लिखा हुआ है दोस्तों, दोनों ध्यान रखेंगे। संस्थागत श्रेणी में किसको, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, जो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। दोनों ध्यान रखेंगे आप, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा संस्थागत श्रेणी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 में दिया गया। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया, मतलब 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था 2021 में। 56वां दिया गया था दोस्तों 2021 में, और क्वेश्चन पूरे साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर है पूछा ही गया था, बीपीएससी के एग्जाम में हो या कोई और, शायद 2021 में तो कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, लेकिन और स्टेट में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों वहीं क्वेश्चन पूछा गया था, और अक्सर अपने यहाँ भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 56वां, एक तो 2021 का ध्यान रखना पड़ेगा, 2022 का जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इन्हें की जो करंट आपका साल चल रहा है उसी का पूछेगा, सिर्फ 22 का ही नहीं पूछेगा, 21 का भी पूछेगा। पूरा 21 को अच्छे से आपको देख के जाना है, 22 को भी अच्छे से तैयार कर जाना है।
तब जाके आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो 56वां दिया गया था नीलमणि फूफन, किसको? नीलमणि फूफन को ध्यान रखिएगा, असम से हैं नीलमणि फूफन, इसको आप नीलमणि फूफन असम से, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57 देखिए 57वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कैवा नंबर का है? तो 57 नंबर का है, ध्यान रखेंगे 57 नंबर का है। पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार सम्मानित किया गया आपको दामोदर मौजा। किसको? दामोदर मौजा को। ये कोंकणी भाषा से संबंधित है, कोंकणी भाषा से संबंधित है, दामोदर मौजा को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा मतलब करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई है, मतलब ये सब चीज़ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेम योजना का संबंध किससे है? फेम योजना, देखिए फेम योजना खूब चर्चा में रहा था इन दोनों पेपर में, अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा। तो फेम योजना का संबंध है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो भी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक सब गाड़ी है वगैरह, उससे संबंधित है फेम योजना। तो अभी इलेक्ट्रिक का तो जो मतलब सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो फेम योजना आपको ध्यान रखना चाहिए। फेम योजना किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, वही जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक जारी करता है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1990 से ये मतलब यूएनडीपी चल रहा है, और इनके 3 आधार हैं जो देती है यूएनडीपी का विकास सूचकांक जो निकालती है, ये जो सूचकांक रिपोर्ट निकालती है उसका 3 आधार है। पहला है साक्षरता, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता प्रति व्यक्ति है, और थर्ड है जीवन प्रत्याशा। मतलब 3 आधार देखती है, 3 बेसिक चीज़ देखती है। पहली बात तो लिटरेसी रेट क्या है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितना है, और जीवन प्रत्याशा। ओके, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिकेट मतलब सभी क्षेत्र से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको ऑलराउंड पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। आप जानते हैं ये जो आपका एग्ज़ाम है, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 निकाल लेते हैं तो आप मेन से बच जाएंगे, इंटरव्यू से बच जाएंगे, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। तो अपने आप में ये कहते हैं ना, सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसमें जितना मेहनत कर ले कम है, कोशिश कीजिए खूब मेहनत करें जहाँ से हो पाए। हमारे चैनल से दोस्तों जुड़े रहें, हम डेली कुछ न कुछ अपडेट डालते ही रहते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ ही डालते हैं जो आपके काम का ही है, फालतू बकवास चीज़ हम नहीं डालते हैं दोस्तों। तो अगर साथ साथ जुड़े रहिएगा तो हम आपका प्रिपरेशन लगभग करा देंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बस देखते जाएँ। अगर डेली पढ़िएगा दोस्तों हमारे साथ, तो अंत में आपके पास एक बहुत मतलब नॉलेज हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, आपका एग्जाम निकल जाए दोस्तों। ओके, तो देखिए आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंथाना। इसे स्मृति मंथाना, इसको 2 बार दिया गया है, 2 बार इसको मतलब वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, 2 टाइम्स। एक बार तो 2018 में भी दिया गया था, ये अभी 2021 में भी दिया गया है, ठीक। तो 2 बार इनको आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान रखिएगा। 2021 में स्मृति मंथाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास है, मतलब समुद्र में ये एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सरसाइज मतलब है सेना वगैरह रहती है, सैनिक सब, चाहे नौसेना हो या कोई और सेना हो सकती है, अभ्यास करती है। समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 हाल ही के फिलहाल पेपर में भी दिया हुआ था। अगर इंग्लिश पेपर में, हिंदी पेपर में होता है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश पेपर अक्सर ये सब चीज़ के बारे में दिया रहता है। तो किस संगठन से संबंधित है नेपच्यून स्ट्राइक 2022? कई सारे स्ट्राइक है, ब्रज प्रहार स्ट्राइक है, समुद्री अभ्यास, कई सारे अभ्यास है दोस्तों, सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो अभ्यास हुआ आपका नेपच्यून स्ट्राइक हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। ये हुआ है, किससे संबंधित है? तो नाटो से। कौन संस्था है? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो अपने आप में बड़ी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, ध्यान रखेंगे। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो से संबंधित है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। ओके, हेडक्वार्टर सभी पूछ लेता है कभी कभी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। 1949, देखिए दोस्तों बहुत पुराना है, 1949 पहले जो क्वेश्चन आता था हेडक्वार्टर सब पूछता था, तो अक्सर नाटो से क्वेश्चन तो आ ही जाता था, ठीक। इसलिए नाटो तो अपने आप में बहुत पुराना है, और हाल ही फिलहाल में इसके साथ ये जो मतलब समुद्री अभ्यास किया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 1949 में इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ओके,
अब भूमध्य सागर में यह एक्सरसाइज होता है, कहाँ होता है तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में एक्सरसाइज होता है। मतलब सिर्फ उसका संस्था का नाम ही नहीं जानना है, उसके बारे में 2-4 लाइन और भी जान लेना है, ताकि अगर उससे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ दिया, नाटो स्ट्राइक जो हुआ था 2022 किस सागर में हुआ था, तो भूमध्य सागर में। आप सिर्फ ये पढ़ के गए थे कि सॉरी नेपच्यून स्ट्राइक 2022 मतलब वो कौन संस्था करवाई, तो नाटो। तो मतलब ये अच्छा मतलब पढ़ाई नहीं हुआ, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ओके। तो नाटो ध्यान रखिएगा, नेपच्यून स्ट्राइक 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष ओएनजीसी की कौन है, तो अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे। मतलब जो भी फर्स्ट है, चाहे फर्स्ट देखिएगा, हाल ही फिलहाल में भी मुख्य आर्थिक सलाहकार बना है, नया मतलब आर्थिक सलाहकार कौन बना है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। मतलब पहली से क्वेश्चन तो लगभग आता ही है, जितना भी पहली है, भारत में पहला हो या विश्व में पहला हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे सबको मतलब कवर करेंगे। तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो दया प्रकाश को। किसको, दया प्रकाश को, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा में साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और 2-3 दिन पहले दोस्तों हमने किस पे, तो हाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री सभी का लिस्ट दे दिया था आपको, एक मतलब पूरा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री सभी को अच्छे से देख लिए थे कि किसको किसको दिया गया है। पद्म जो विभूषण था 4 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया था, और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया था दोस्तों। लेकिन सभी को ध्यान रखना जरूर, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा 107 को नाम याद रखना, लेकिन हम इंपॉर्टेंट आपको बता दिए थे। यदि नहीं देखे हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, देखिए अपने यहाँ पहले क्या बन चुका था, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पर है, गुजरात में है। लेकिन हाल फिलहाल में एक और प्रतिमा बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं अपने, वो 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे। कहाँ करेंगे, तो वही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद। कहाँ करेंगे, तो हैदराबाद। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, तो संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है। मतलब ये मतलब बैठा हुआ प्रतिमा है, खड़ा प्रतिमा नहीं है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दिख जाएगा। हैदराबाद में इसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो अपने आप में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक से भी क्वेश्चन आता है। तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र ये पुस्तक है कलराज मिश्र, किसकी है, कलराज मिश्र। ये राजस्थान के गवर्नर हैं, कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। और इस पुस्तक का विमोचन का मतलब होता है कि कोई आदमी, कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके अलावा उन मतलब पुस्तक को नहीं कहते हैं कि लॉन्च कर दिए दोस्तों, वही विमोचन। तो विमोचन क्या है इनका, वेंकैया नायडू आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है, कलराज मिश्र जी की पुस्तक है, जो राजस्थान के गवर्नर हैं। और इनका विमोचन कौन किया था, वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। जितना भी पुरस्कार है सबको पढ़ेंगे दोस्तों, तब आपको 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म होगा। और ये भी तब कन्फर्म होगा, और 100% कन्फर्म होगा ही होगा, आएगा ही क्वेश्चन कोई ना कोई दोस्तों उससे, जब आप पढ़ेंगे तब। अगर यदि छोड़ देते हैं तो वो भी नंबर नहीं मिलेगा। और एक एक नंबर मायने रखता है कि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों कि एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे आपके मतलब आपका पीछा कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे जाएंगे दोस्तों, सफलता उतना जल्दी आपको मिल पाएगी, सब मेहनत पे है। तो बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डैमन गेलगेट। किसको, डैमन गेलगेट को मिला हुआ है बुकर पुरस्कार 2021, साउथ अफ्रीका के हैं। इनका किताब है द प्रॉमिस, इनका जो बुक है द प्रोमिसेज, इसको ध्यान रखें, द प्रोमिसेज किनका बुक है, इनका बुक है डैमन गेलगेट, ओके। और दोस्तों पीडीएफ हम मतलब हमसे मिल पाना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम पीडीएफ वीडियो बनाने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, हमें अपना भी पढ़ना रहता है दोस्तों। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, भले मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको अपने कॉपी में लिख लें देख के वीडियो, और तैयार करें दोस्तों। करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो पीडीएफ के भरोसे नहीं, खुद से क्वेश्चन को आप तैयार करें। यदि सब ध्यान में रह जाते तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद से लिख सकते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप कर सकते हैं।
PDF के भरोसे नहीं रहे दोस्तों, खुद का मेहनत करें, हाथ से लिखेंगे। हम भी जैसे अपने कॉपी में लिखे हुए हैं तो ज़्यादा दिमाग में छपता है, आपको भी मतलब तरीका अपनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आए दिन का घटना है, मतलब कुछ दिनों का पहले का घटना है, जनवरी का ये घटना है, तो ये करंट अफेयर्स ही है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है? तो जो बड़ा बड़ा स्टार्टअप है, स्टार्टअप जानते हैं दोस्तों, स्टार्टअप जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ठीक, तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग। स्पोर्ट्स बोला है दोस्तों, तो चेन्नई सुपर किंग जो है हाल ही फिलहाल में आपकी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। और चेन्नई सुपर किंग के बारे में तो आप हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे कि चेन्नई सुपर किंग कितनी बार IPL जीत चुके हैं दोस्तों? 4 बार, 4 बार IPL जीत चुकी है चेन्नई सुपर किंग। और इस बार एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो इस बार जो IPL 2022 होगा, IPL 2022 होगा, ये 15वां IPL होगा। 2021 जो हुआ तो 14वां IPL संस्करण था, IPL का 14वां संस्करण था, जो कि UAE संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और ये जो 2022 में IPL होगा, इससे पहले कितना टीम खेलती थी? 8 टीम खेलती थी। 2022 में 10 टीम खेलेगी दोस्तों, 2 टीम बढ़ गया है, एक तो अहमदाबाद और दूसरा लखनऊ, एक तो अहमदाबाद दूसरा लखनऊ। तो इस बार 10 टीम खेलेगी, इस बार 10 टीम IPL खेलेगी, ध्यान रखिएगा। 2022 में 15वां संस्करण होगा IPL का। चेन्नई सुपर किंग 4 बार IPL जीत चुकी है, मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है। ओके, और 2022 और 2023 का जो टाइटल स्पॉन्सर है, IPL का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन होगा? टाटा होगा। टाटा कौन होगा दोस्तों? टाटा टाइटल स्पॉन्सर 2022 और 2023 के IPL का। 2021 का कौन था दोस्तों? तो 2021 का आपका पता है, वीवो था। कौन था? वीवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण, हाल ही फिलहाल में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, मतलब बजट से एक दिन पहले जो सर्वे होता है उसको आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, वो बजट से एक दिन पहले होता है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर बढ़ने की संभावना है? तो ध्यान रखेंगे 8 से 8.5% प्रत्येक साल। किसी भी या साल का प्रीवियस ईयर खोल के देख लें इकोनॉमिक्स का, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण से तो क्वेश्चन रहता ही है, तो इस बार भी संभावना है कि रहे। ओके, तो कितने प्रतिशत दर बढ़ने की संभावना है? तो दोस्तों 8 से 8.5%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कुछ करंट अफेयर से था। अब हम देखते हैं थोड़ा हिस्ट्री का ही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी सभी चीज़ देगा, सब मिसलेनियस है क्वेश्चन, लेकिन वो सारा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, और जो पढ़ के आपको मतलब कंसेप्ट भी कुछ क्लियर होगा, कुछ याद भी रहेगा दोस्तों, ताकि अगर आता है एग्जाम में तो आप आराम से उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, असत्य को पहचाने, मतलब जो इसमें रॉन्ग है उसको आपको देखना है। फर्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना, क्या ये कृष्णा नदी के ऊपर है? बिल्कुल सही है, नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी पर है ये परियोजना। परियोजना से भी क्वेश्चन आता है कि कौन परियोजना किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में उकाई परियोजना, और नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु दोनों राज्य के बीच में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी के किनारे है, उसके ऊपर है, गुजरात में है। तुलबुल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर नहीं है दोस्तों, चुलबुल परियोजना ध्यान रखेंगे चेनाब नदी के ऊपर नहीं है, करेक्ट आंसर देखते हैं। फिर है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है, माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। लेकिन तुलबुल परियोजना यह है झेलम नदी पर, किस पे है? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना ध्यान रखेंगे झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। प्रत्येक साल परियोजना से भी क्वेश्चन आता है, मतलब सभी चीज़ को टच किए हैं, थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ को कवर किए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पर हम सारा क्वेश्चन अपलोड आपको बता रहे हैं, सभी चीज़ से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चेनाब पर जो परियोजना है देखेंगे, एक तो है दुलहस्ती परियोजना, दूसरा है रेटल परियोजना, तीसरा है सलाल परियोजना, चौथा है बगलीहार परियोजना और पक्कल डम परियोजना। ये 5 परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर ये 5 परियोजना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? नहर सबसे भी क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जैसे खूब बहुत ज़्यादा पूछा गया था दोस्तों, हाल फिलहाल में आप टीवी पर भी देखे होंगे या पेपर में पढ़े होंगे, एक जहाज़ था, एक बड़ी जहाज़ थी जो स्वेज कैनाल में फंस गई थी 7-8 दिन तक लगभग हर एक पेपर के मतलब सुर्खियों में रहा था, न्यूज़ चैनल पे भी दिखाया जाता है इसको। और उसके बारे में आप एक तो क्वेश्चन भी पूछा गया था कई मतलब एग्जाम में। और दृष्टि का यदि इंटरव्यू आप देखते होंगे
दृष्टि जो इंटरव्यू सीरीज चलाती है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हो गया रहता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके दोस्तों, तो नहर वगैरह से क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर एंड प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एंड प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो सुपीरियर झील एंड ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, जिसमें सुपीरियर झील जो है आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जीके में पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में, सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर, स्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही, स्वेज का नाम एवर, जो जहाज फंसा था दोस्तों उसका नाम था एवर गिवन, क्या नाम था? एवर गिवन, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अक्सर पूछा गया था एग्जाम में उन दिनों। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है दोस्तों वो भूमध्य सागर और लाल सागर, मतलब मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर, भारत की जो पहली वाटर प्लस सिटी है वो है इंदौर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य, भारत में पहला खुले में शौच मुक्त राज्य, उसको क्या कहते हैं? ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, कौन था दोस्तों? ये सिक्किम था, फर्स्ट ओडीएफ स्टेट कौन था? सिक्किम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? प्रतिशत के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछा है, सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो मिजोरम। ओके, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे कम पूछेगा, क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे कम है यहाँ पर, क्षेत्रफल में सबसे कम पूछेगा तो वो है आपका हरियाणा। और सर्वाधिक वृद्धि पूछे तो वो है आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वृद्धि पूछे तो वो है आंध्र प्रदेश। ये वन रिपोर्ट से दोस्तों, वन रिपोर्ट से पर्यावरण से क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, सभी को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है अपने आप में। एक तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, प्रतिशत परसेंटेज के आधार पर, मतलब मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पर है या ट्री कहाँ पर है? तो मिजोरम, परसेंटेज के आधार पर। क्षेत्रफल के हिसाब से सभी को ध्यान रहता है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का ही, मतलब सबसे ज़्यादा वन वहाँ पर क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे कम की बात करें तो वो है हरियाणा, मतलब क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज और क्षेत्रफल में सबसे कम पूछेगा तो वो हरियाणा है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? वन में, सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि कहाँ हुई दोस्तों? तो ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो केवड़िया, गुजरात। केवड़िया जो गुजरात का शहर है, ये भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी इसको कहते हैं। पीछे एक क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों कि फेम योजना किससे संबंधित है? तो यही इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित है, फेम योजना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों, फेम योजना भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देती है। फेम योजना जो है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? तो ये है गुरुग्राम में, ये गुरुग्राम है दोस्तों। मान लीजिए ये क्वेश्चन यदि आप पढ़े नहीं हैं दोस्तों और अचानक एग्जाम में आ जाता है, तो जैसे ही नाम रहेगा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, तो आपका कितना कोशिश भी कर लीजिएगा तो आप अपने कंट्री वाला तो कम से कम आंसर में, मतलब ऑप्शन नहीं मारिएगा दोस्तों। अगर वहाँ गुरुग्राम लिखा भी होगा ही ऑप्शन में, एक ऑप्शन में गुरुग्राम, लेकिन फिर भी आपका हिम्मत नहीं करेगा कि अपने देश का मारे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो ही जाता है कि इसका जो हेडक्वार्टर होगा किसी विदेश में ही हो, विदेश का ही किसी कंट्री में होगा, अमेरिका, यूरोप, चाइना, मलेशिया, ब्राज़ील, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपना देश नहीं मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है जो गुरुग्राम में है, हरियाणा गुरुग्राम में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। ओके, इसकी स्थापना जो है भारत प्लस फ्रांस ने मिलकर किया था, भारत प्लस फ्रांस ने इसको स्थापना किया था मिलकर। और इसका 100वां मंदिर, मतलब 101 मेंबर कौन है? तो अमेरिका इसका जो है 101 मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? देखिए, महिला एशिया हॉकी कप, खेल से भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए सबको देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जापान। महिला एशिया हॉकी कप का अगर बात करें तो जापान ने इसको जीता है। उपविजेता रहा है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया रहा है।
आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओमान में। ओमान में इसका मतलब आयोजन हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, जो मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्षों बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता? अभी हाल ही फिलहाल में जो टोक्यो हुआ था 2021 का टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, उसमें भारत, आप जानते हैं कि कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसको हरा के और कितने वर्ष बाद, किसको और कितने वर्षों बाद हरा कर ये कांस्य पदक जीता था? तो 41 वर्ष बाद। कितना? 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर 41 वर्ष बाद मतलब कांस्य पदक जीता था। और कप्तान का नाम भी याद रखें, मनप्रीत सिंह कप्तान थे, और कोच थे ग्राहम रीड जो थे दोस्तों, कोच थे। तो टोक्यो ओलंपिक से तो जितना भी कोई कौन मेडल जीता है, चाहे देवेंद्र झाझारिया हो, प्रमोद भगत हो, अवनी लखेरा हो, साउथ की जो थी दोस्तों अपना नीरज चोपड़ा जो स्टार था, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो नीरज चोपड़ा तो स्टार हैं, पद्मश्री सम्मान उनको भी दिया गया है दोस्तों, भी ध्यान रखेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक को जितना देख सके कम है, टोक्यो ओलंपिक से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछेगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल हम इतना क्वेश्चन करते हैं। आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा है, आगे भी कंटिन्यू कीजिए, तो ज़रूर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लाएंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बकवास क्वेश्चन नहीं लगेगा जो मतलब आउट ऑफ ट्रेंड हो, मतलब ट्रेंड मतलब क्वेश्चन जो आता नहीं हो। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखेंगे तो अधिकतर तो क्वेश्चन तो यहाँ तो आपको दोस्तों करंट अफेयर से ही था, लेकिन जो एक दो भी था जैसे परियोजना वाला दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब परियोजना, तो वो सब क्वेश्चन था। तो सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सके, वही सब हम यहाँ पर दिए। तो पनामा नहर, स्वेज नहर, ये सब हमेशा चर्चा ही में रहता है, तो इसको दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और बने रहें, आगे भी हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।